अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के दौरान जहां दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग दिया जाएगा, वहीं सऊदी अरब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में अरबों की सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली के 5 मनसूबों के लिए व्यामिर भाषा डैम की तामीर समेत जामशोरो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी MOU पर दस्तखत होंगे। इस हवाले से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज अपने कारकुनान से बातचीत करते हुए कहा कि सरमायाकारी की बातचीत मेरे दौर में फाइनल हुई थी। सऊदी इमदादी पैकेज वली अहद ने मेरे साथ तय किया था, अलबत्ता बैनुल अक़वामी मामला तय होने में वक्त लगता है। साबिक वजीर आजम का मजीद ये भी कहना था कि मोटरवेज और हेल्थ कार्ड सब हमारे मनसूबे हैं। मौजूदा हुकूमत हमारे मनसूबे री लॉन्च कर रही है और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर हमारा आज रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल हो इस तरह से है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के बाद कि सऊदी वली अहद ने इमदादी पैकेज हमारे साथ तय किया था। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इमरान खान के सऊदी अरब ताल्लुकात नवाज शरीफ से ज्यादा बेहतर होंगे, हाँ या नहीं? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद साहब, क्या समझते हैं आप? मेरे महबूब कायद को अल्लाह सेहत अता फरमाए जी। अब तो वो ये भी फरमा चुके हैं कि इंशाअल्लाह अगले जुमे तक रिहाई की उम्मीद है। महबूब कायद को याद कराना था कि सर, जुमा आपके लिए कभी भी अच्छा दिन नहीं रहा। आप ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी में 2-4 फैसले आए हैं, उनमें 2-3 जो हैं वो जुमे के दिन आए हैं, जो अगेंस्ट आए हैं। वैसे किसने कह दिया कि जुमे को रिहाई की उम्मीद है? कोई सियासी मुखालिफ कहता कि जेल जाने वाले हैं, हवालात होगी, कैद होगी, तो आप कहते थे कि किसने बताया, किसको ये कहाँ से आई खबर? तो अब ये कहाँ से आई खबर, किसने बताया? फिर फरमाया आज मौसम देखा तो दिल ने किया कि जेल की बजाय मालम जब्बा जाना चाहिए। ठीक है जी। मुलाकातियों ने हाल अवाल पूछा तो शेर पड़ा, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक मुलाकाती से यह भी फरमाया कि अंदाज़ा ही नहीं था कि नैब का कानून इतना ख़तरनाक होगा। अब अंदाज़ा कर लें आप, 3 दफ़ा हमने वज़ीर आज़म इनको मुंतखब किया है। अदालतों में आते हैं तो पता नहीं होता कि इंसाफ कितना महंगा है, इधर आए तो पता नहीं होता नैब कितना ख़तरनाक है। मेरी ख्वाहिश है कि वो जब सेहत याब हो जाएं तो जेल से बाहर आएँ तो उनको चंद दिन के लिए हमारा जो हम पानी पीते हैं वो पानी भी पिलाया जाए, ताकि उनको पता चले ये पानी कितना खतरनाक है। प्रोटोकॉल के बगैर इन्हें कहा जाए कि जाओ सरकारी अस्पतालों से दवाई, टीका या एक गोली लो, ताकि उनको पता चले कि अस्पतालों में हमारा क्या असर होता है। चंद माह 50,000 देकर उनको कहा जाए कि 1 महीना गुजार लें, और फिर उनको बिल देकर गैस और बिजली का इस नई सरकार का कहा जाए कि जाके ज़रा इसको किस्तों में करवाएं लाइन में लग के। बल्कि हो सके तो 6 माह के लिए किसी सरकारी स्कूल में भी भिजवाएं, ताकि पता चले कि हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल कितने ख़तरनाक है। जहाँ तक उनकी बात है कि सऊदी दौरे की, तो बिलाशुबा महबूब कायद, सारा कुछ ही महबूब कायद के दौर में हुआ है। पाकिस्तान भी, अब वो गौर जरा याद करके बता दें, ये मुल्क भी उनके दौर में ही बना था, और असल यह मंसूबा उनके दौर में फाइनल हुआ था, बन थोड़ा सा पहले गया था। बाकी जहाँ तक आपका सवाल का तल्लुक है, बिलाशुबा सऊदी तल्लुकात तारीख के सबसे पाक सऊदी तल्लुकात तारीख के सबसे बेहतर मोड़ पर हैं। बिलाशुबा सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान की मदद की है। बिलाशुबा शरीफ ख़ानदान के उनके साथ ज़ाती तल्लुकात भी हैं, मगर आजकल जो सिविल मिलिट्री कम्बिनेशन है और जो मौजूदा हालात हैं, उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले से ज़्यादा करीब हैं, और मुझे उम्मीद है ये तल्लुकात और भी बेहतर होंगे। बेहतर हो गए हैं और मजीद बेहतर होंगे आपके ख्याल में? हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वैसे ये सियासतदानों ने ये वतीरा नहीं बना लिया कि मंसूबों का क्रेडिट फिर दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात किसी शख्सियात से जुड़ी तो नहीं होती, इसका क्रेडिट लेना भी क्या नवाज शरीफ साहब भी यही कर रहे हैं? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने तो इस तरह कोई जिसको कहना चाहिए कि पॉइंटेड बात नहीं की कि भट्टी साहब को इतना इश्तियाल में दिखाई दिए हैं, या आपने उसके ऊपर इतना बड़ा बयानिया। मैंने पढ़ा है साहब, बस उन्होंने सर से एक बात की थी चलते चलते, तो उन्होंने कहा था ये भी हमने शुरू किया। देखें, ये बात यह है कि ये जो तलक़ात है सऊदी अरेबिया से, ना ये इमरान खान साहब के साथ है, ना ये नवाज शरीफ साहब के साथ है। ये तलक़ात है मुल्कों के, और ये होता है, इसका ताल्लुक होता है आपके जो आपके स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस होते हैं उनके साथ होता है।
मैं एक कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ और भट्टी साहब ने मेरे हवाले से एक दिन पॉइंट आउट कर रहे थे कि रियाद के अंदर जब नवाज शरीफ साहब डिपोज होने से 2-3 हफ्ते पहले रियाद कॉन्फ्रेंस में गए थे जिसमें ट्रंप भी आया हुआ था और तकरीबन 40-50 हेड ऑफ स्टेट थे, तो वहाँ उन ट्रंप और किंग सुलेमान के अलावा 6 जिन बंदों ने तकरीरें करनी थी वो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें करनी थी उसमें तकरीर। और ये मत भूलें कि नवाज शरीफ साहब जो है उसको बुलाने के लिए सऊदी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आया था कि इस कॉन्फ्रेंस में आप खुद आएँ। और उससे पहले एक ज़िमनी बात है कि चाइना में इससे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी इसी तरह की जो कि स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस थी। जब ये रियाद पहुंचे तो उनको तकरीर नहीं कराने दी गई और उनके साथ बड़ा ही सलूक ऐसा हुआ जिसका जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई नामुनासिब था। कम अज़ कम हमें वो जो मीडिया के लोग थे उनको इंतहाई इश्तियाल आया और हमें बड़ी अपनी सुबकी महसूस हुई कि अपने वज़ीर आज़म के साथ जो उनको हुमिलिएशन हुई। बाद में अगले दिन हम जब प्राइम मिनिस्टर से हमारी मीटिंग हुई मदीना में तो प्राइम मिनिस्टर ने हल्का सा कहा, सताज अजीज साहब साथ बैठे थे, कि जी तकरीर के अंदर सऊदी और अरब उनका था कि जी ईरान के खिलाफ जो है मवाद दें। और जिन 6 तकरीरें हुई मलेशिया की, सोमालिया की, छोटे छोटे मुल्कों की तरह इजिप्ट की, उन्होंने ईरान बैशिंग की और वो उसमें हमारे ज़ाहिर है पाकिस्तान नहीं कर सकता था। फिर पाकिस्तान उसे मत भूलें कि एक मैं बता रहा हूँ एक जो अजीब से अलायंस से हमारे जोर आता है नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर में या पिछले दौर में, वो चाइना, रूस, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान का जो ज़्यादा अनाउंस नहीं था या अनरिटन था, वो जाहिर है कि वो अलायंस जो है वो अमेरिका को, अमेरिका के जो कोहोर्ट्स हैं या जो उसके जो उसके साथी मुल्क हैं जिसमें सऊदी अरेबिया पेश है खित्ते में, तो उनके मुताबिकत नहीं रखता था। तो नवाज शरीफ के वक्त में भी इससे ज्यादा अच्छा हमने देखा, किंग सुलेमान उनको लेने आए और बहुत अच्छे तल्लुकात देखे। लेकिन जब आपने असेंबली के अंदर करारदाद पेश की यमन के खिलाफ, तो वो दिन था जिसमें सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने आपको टारगेट कर लिया था। अब जाहिर है अगर आपने मेकअप कर लिया है और उसके बारे में आपने यू टर्न ले लिया है यमन के ऊपर और ईरान के ऊपर, तो आपको बहुत अवभकत होगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवालात तो अभी भी बहुत से उठते हैं न्याय साहब। अगर ऑपोजिशन अभी वाली जरा मुतहरिक होकर उठाए, जो हम आगे बात लेके मदद साहब की तरफ जाएंगे। मदद साहब, अब ये बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं बन गई कि हुकूमत की तरफ से बताया जाए कि किन कंडीशंस के ऊपर मामला तय हो रहे हैं सऊदी अरब के साथ और अवाम और पार्लियामान को इस बारे में आगाह किया जाए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रियासतों के ताल्लुकात अफराद के ताबे नहीं होते, वो वक्त के ताबे होते हैं, जो सरकमस्टांसेस होती हैं उनके ताबे होते हैं और उसी तरीके से ताल्लुकात बढ़ते हैं, संभलते हैं या कभी कभी बिगड़ते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ताल्लुकात में मज़ीद जो है वो बेहतरी की इसलिए भी गुंजाइश है कि इस वक्त बदलता हुआ सऊदी अरब भी है और बदलता हुआ पाकिस्तान भी है, और जो इलाके की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की भी बड़ी अहमियत है और जो मिडल ईस्ट में सऊदी अरब की तो हमेशा से अहमियत है और पाकिस्तान में उसका एक रोल भी बड़ा है। तो मेरा ख्याल है ताल्लुकात में यकीनन बेहतरी आएगी और आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखें कि हम इसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि जी नवाज शरीफ के दौर में ताल्लुकात, पाकिस्तान बहुत करीब आया है अरब ममालिक के, ख़ास तौर पे 70 के बाद से, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीरियड में जब उन्होंने गैर जानिबदार तहरीक का हिस्सा बने और पहली मरतबा इस्लामी ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट आया था वो भी उसी वक्त आया था। तो उसके बाद आज की जो सूरत हाल है उसमें मुझे लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वहाँ रुकेंगी नहीं। और ये जो दौरा है ये बिल्कुल बहुत ही गैर मामूली दौरा है, इसको हमें बिल्कुल भी इसको एक मामूल का सऊदी अरब के मुनार का दौरा नहीं समझना चाहिए। मेरा ख्याल है इसके बहुत दूररस नताइज सामने आएंगे, तो इसलिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी। सही, आगे बढ़ी हैं और ये बहुत अहमियत का हामिल है ये दौरा। आपके ख्याल में बाबर साहब, तारीख की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में जिसका ऐलान करने जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। देखिए, मुल्कों के, जिस तरह पहले भी बात की, न्याजी साहब ने भी की, मदर साहब ने भी की, कि मुल्कों के ताल्लुकात इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात, हमारा इंटरेस्ट तो हमें क्लियर पता है, हम एक फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में अक्सर होते हैं और उसमें हमें फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है, तो उसमें सऊदी अरब, अदर दैन द फैक्ट के ज़ाहिर है वहाँ हरम शरीफ है, मदीना है, वहाँ पे लोगों ने जाना है, एक जो रिलीजियस अफिलिएशन है, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस चीज़ का है।
और ये 90s के अंदर भी और उसके बाद भी, मुशर्रफ के दौर में भी और उसके बाद भी हमने देखा कि सऊदी अरब ने। सो सवाल ये है कि क्या सर्कमस्टेंसेस थी जिनमें ये ताल्लुकात नवाज शरीफ के साथ अगर ख़राब हुए, भट्टी साहब इन्होंने, न्याजी साहब ने उसका जिक्र किया, और अब अगर इम्प्रूव होने जा रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके ऊपर हम अग्री कर रहे हैं। ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है, दुनिया में रियलिस्टिक बात है कि हुएवर पेज द पाइपर नेम्स द ट्यून। सो जो भी पैसे देता है वो अपनी फिर बताता है कंडीशंस क्या हैं इसके ऊपर। और जो फॉरेन पॉलिसी में 2-3 चीज़ें एक ऐसी हैं जिसमें हमने न्यूट्रलिटी और एक न्यूट्रल पोजीशन ली है, बिकॉज एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है मिडल ईस्ट में, एक्सटेंडेड मिडल ईस्ट में, जिसमें सऊदीया इजराइल के ताल्लुकात का भी एक इशू है, ईरान इजराइल के ताल्लुकात का इशू है, यमन वाली बात है। उसमें हमने एक अभी तक, क्योंकि ईरान भी हमारा नेबर है, वहाँ भी हम अपने ताल्लुकात ख़राब करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने एक बड़ी प्रिकेरियस सा ये बैलेंस है और हम इस रास्ते पे अभी तक तो चल रहे हैं। लेकिन फिर हमने देखा हिस्टोरिकली ये भी पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद एक फ़ॉरेन नौकरी करे, और वो नौकरी भी एक मिलिट्री की करे, एक अलायंस जो सऊदीया ने कॉन्स्टिट्यूट की। और अब राहील शरीफ साहब आए भी थे पाकिस्तान में, तमाम आर्मी चीफ से भी मिले, बाकी भी तमाम रहनुमाओं से मिले, वो क्या पैगाम लेके आए थे हमें नहीं पता। सो डिमांड्स क्या हैं, और ये डिमांड्स ज़ाहिर है पब्लिकली इसके ऊपर बातचीत नहीं होगी, ये दो मुल्कों के अपने रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन जो अगर तो ये बात ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादा मजबूत इकोनॉमिक रिलेशनशिप चाहता है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर इस इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के पीछे कुछ और कंडीशंस हैं जो ये रिक्वायर करती हैं कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को इस तरह से चेंज करें जो इससे पहले हमने नहीं की। और एक बहुत बड़ी वजह नवाज शरीफ के साथ नाराजगी की ये थी कि जब यमन वाली डिमांड्स आई तो फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने अग्री किया कि हम इस पर पार्लियामेंट में बहस होने देंगे, और जब वो बहस हुई तो हर तरह के व्यूज उसमें सामने आए, जिसके बाद बहुत मुश्किल हो गया कि आप सपोर्ट करें इस चीज को। सो अभी तो हम इस तरह की कोई ओपन पब्लिक डिबेट नहीं देख रहे हैं, क्या होगी यहाँ पे। सो हमारा फोकस इसी चीज पे रहना चाहिए कि वो कंडीशंस क्या हैं। ये ना हो कि हम इस रिलेशनशिप को, बड़ी अच्छी बात है रिलेशनशिप करीब हो, लेकिन इसमें हम कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस ना करें जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाए। और यकीनन किसी ऐसी अलायंस में शामिल होना जो ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश करे या पाकिस्तान को किसी तरह की मिलिट्री कमिटमेंट करे यमन के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी और कॉन्फ्लिक्ट में जो अरब वर्ल्ड में हो रहा है, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। वो फायदेमंद नहीं होगा। डिमांड शराइत के ऊपर ही आप जोर दे रहे हैं कि क्या है, मेरा नहीं है। मैंने तो आपको बल्कि ये कहा है कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पॉलिसी में, और जाहिर है कि मैं इमरान, आपके चूंकि बड़ा स्पेसिफिक है इमरान के हवाले से, मैं थोड़ा मजर साहब ने जैसा क्या कहा, मैं बिल्कुल थोड़ा ऊपर देख रहा हूं कि हमारा मेजर शिफ्ट हो चुका है और हम अब उनके अंदर रच बस गए हैं, इंटरट्वाइन हो चुके हैं इस अलायंस में। जिसकी तो बाबर साहब ने इशारा किया, मजर साहब ने भी, कि बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, बल्कि एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ मेजर हमारा। इससे कितने में हम क्यों भूलते हैं, और इसमें तो कोई अल्फाज छुपाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। ठीक है, बात की थी, ठीक न्याय साहब, क्लियर हो गया। मैमल की तरफ जाएंगे। मैमल, इस सवाल के जवाब में आप क्या ऑप्शन लेंगी? और एक थोड़ी सी लाइटर साइड की बात है वैसे तो, लेकिन अब बहुत बहस हो रही है सोशल मीडिया पर, तो इस पर भी बात कीजिएगा। अब वो ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान वजीर आजम हाउस में रहेंगे, तो वजीर आजम हाउस को तो यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था हुकूमत ने। अब ये जोक एक चल रहा है सोशल मीडिया पे कि कौन से क्लासरूम में रहेंगे, तो आपके ख्याल में ये बातें नहीं करनी चाहिए थी पहले PTI हुकूमत को, या अब इस पे भी कोई वजाहत देनी चाहिए कि किस बेस पे बात करते थे? पहले तो खैर मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगी, क्योंकि ये यमन के कॉन्फ्लिक्ट की बात तो बाकी साथियों ने भी की है, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ याद कराऊं कि 2013 में एक एक्सपो 2020 का वोट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने एक तरफ UAE को ये कहा था कि हम आपके लिए वोट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मियाँ साहब की गवर्नमेंट ने टर्की को भी एश्योरेंस दिला दी और एंड पर वोट टर्की के लिए कर दिया। हालांकि वो बिड UAE बाद में जीत गया था, लेकिन टर्की को हमने वोट कर दिया, जिससे कि UAE और सऊदी अरब बहुत नाराज़ हुए मियाँ साहब की गवर्नमेंट से।
और मियाँ साहब से भी, क्योंकि इनके मियाँ साहब के तो पर्सनल ताल्लुकात भी थे इन लोगों के साथ। फिर ये यमन की बात आ गई, जब सऊदी अरब ने डिमांड की कि हम अपने वॉर प्लेन्स और अपनी मिलिट्री असिस्टेंस और वो सब दें, तो मियाँ साहब उस वक्त, क्योंकि एक तो खैर बड़ी अच्छी डिसीजन थी मियाँ साहब की कि वो पार्लियामेंट के पास गए, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही मिलिटरीली बड़ा स्ट्रेच हुआ था। जब वो पार्लियामेंट के पास लेकर गए तो सऊदी अरब ने उसमें भी अपनी बेइज्जती महसूस की, और उन्होंने ये कहा कि मियाँ, उन्होंने इस तरह इस चीज़ का इजहार भी किया कि मियाँ साहब से हमारे पर्सनल ताल्लुकात भी थे और हमने इनकी मुश्किल के वक्त में इनका साथ दिया, लेकिन इन्होंने इधर एक पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पेश करवा दी और न्यूट्रलिटी के ऊपर इन्होंने मशरिक़ वस्ता में चीज़ ली। लेकिन मसला ये होता है, देखिए अब्सा, कि ईरान हमारा नेबर है। अभी रिसेंटली सिस्तान में अटैक हुआ है, ईरान के फॉरेन ऑफिस से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है उसके बारे में, वो बड़ी हम तशवीशनाक हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ऊपर से वली अहद का विजिट आ गया, हमने एक तरह से कह ले कि साइड पिक की है। हालांकि हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारे ईरान के साथ ऑफिशियली बड़े अच्छे ताल्लुकात है, सब कुछ है, लेकिन ईरान ज़रूर महसूस करेगा जिस किस्म के ओवरचर्स सऊदी अरब की तरफ से हो रहे हैं। और वाकई ये बात सही है कि डिमांड्स का हमें नहीं पता कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, ये तो आने वाले वक्त ही हमें बताएगा कि हम उनको इसके एवज और क्या दे रहे हैं। क्या हम कोई उनको मिलिटरीली हेल्प कर रहे हैं, कोई और चीज करे, या कुछ इसके अंदर है। फिर जहां तक अब जरा आप दूसरी लाइटर साइड पे आ जाए, जो वाकई बात है, पीएम हाउस, देखिए इन्होंने दावे बड़े के, इन्होंने गाड़ियां बेच दी, इन्होंने अब इनको 300 प्राडो जो है वो उनको रेंट करनी पड़ रही हैं। जाहिर बात है, बात ये होती है, ये जो गाड़ियां खरीदी भी जाती है, जो हुकूमतें खरीदती हैं, वो इसीलिए होती है कि कोई फॉरेन डिग्निटरी का जब विजिट होता है उनके लिए और ये हम तनकीद नहीं कर रहे वज़ीर आज़म हाउस वाली, बिल्कुल पीएम हाउस की यही चीज है कि रियलिस्टिक सी बात है, बिल्कुल रियलिस्टिक है, क्योंकि देखिए रेड जोन है, वो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उस जगह को, इस वजह से वहां पे पीएम हाउस बना हुआ है। वो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए होता तो कोई और हुकूमत ये चीजें कर लेती, या वहां पे आपको पहले कोई यूनिवर्सिटी तो जी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना ये गवर्नमेंट, बिल्कुल ऑप्शन मेरा हाथ है, और ये गवर्नमेंट बहुत बातें करती रहती है, लेकिन असल में हमको ना रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होता। ठीक, और एक जरूरी इसी बात को आपने पॉइंट आउट किया। अच्छा, एक पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर ले, ये चेन ऑफ इवेंट्स था। देखें, ये जब इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना था तो और ये अनाउंस हो गया कि 34 कंट्रीज का एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना है, जिसको राहील शरीफ ने ही हेड करना था, भी वो रिटायर नहीं हुए थे और अभी तक वो कर रहे हैं जब से बना है। तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये प्रेस रिलीज की थी कि हमें इसका नहीं मालूम। ये सारी चीजें डिस्कशन में आ चुकी हैं, प्रेस में, मीडिया में आ चुकी हैं। और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिम ने हफ्ते 10 दिन बाद एक पॉज के बाद इसको ऑन किया, और इसका मतलब यह है कि एक ऐसा अलायंस जिसमें पाकिस्तान जा चुका था, वो पाकिस्तान की इजाजत के बगैर चला गया और हम उसका भरपूर हिस्सा थे। तो ये चीजें ऐसी नहीं कि आप नजरअंदाज कर सकते। और आप नियाज़ साहब, आपने और महमल ने इस बात पर भी बात की है कि यमन तनाजे पर जो पार्लियामेंट में नवाज शरीफ दौर में बहस हुई थी, एक ये वजह भी थी उनके, नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब होने की। लेकिन बहरहाल डिमांड्स क्या है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। इस पर हमारे तमाम तज्जिया का बहुत ज्यादा जोर दिया है। गुज़श्ता रोज मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय एहलकारों की बस पर खुदकुश कार बम हमला किया गया, जिसमें 44 के करीब फौजी हलाक हो गए। हमले के बाद जिला पुलवामा की 300 किलोमीटर लंबी श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद कर दी गई, जबकि वादी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। भारत ने रिवायती अंदाज अपनाते हुए हमले की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी है। इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ आया है कि भारत का बगैर तहकीक के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ना काबिल मुज़म्मत है। इस तमाम तर मामले के ऊपर हमारा सवाल अपने पैनल से इस तरह से है, पुलवामा में भारतीय फौज, एक बार फिर भारत का पाकिस्तान पर इल्जाम, पाकिस्तान को क्या रद्द अमल देना चाहिए? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम चलेंगे महमल की तरफ। महमल, बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिनकी तहकीक से पहले ही भारत और भारतीय मीडिया बहुत खुलकर पाकिस्तान के बारे में बात करने लगते हैं, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने लगते हैं। पाकिस्तान का रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए? देखिए अब सा, एक तो जो पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज बड़ी छोटी सी दी थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम पर इल्ज़ाम ना लगाएं और इंक्वायरी करें, और इस तरह की उन्होंने बात की थी। लेकिन देखिए इसमें ना कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं होती। बात ये है कि कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रहा है, 89 से मूवमेंट चल रही है, और अब जो है हमने पिछले 5 साल में देखा, और ये इंडिया, मैं नहीं कह रही, ये भारतीय सहाफ़ियों ने लिखा है अभी इस अटैक के बाद एक्चुअली, कि देखिए 2014 में जब मोदी साहब की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद जो है, उससे पहले थोड़ा सा एक कंट्रोल हो गया था मिलिटेंसी के ऊपर कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बाद 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये वाक़यात बढ़ते गए।
कश्मीरी यूथ जो है ये एक इंडिजिनस मूवमेंट भी है उधर, कि वहाँ के जो लोकल लोगों में जो गम गुस्सा पाया जाता है जो एट्रॉसिटीज़ की वजह से, उसकी वजह से भी वहाँ पर एक है चीज़। अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल एक भारतीय टीवी चैनल पे ही बात कर रहे थे और उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि वाई जस्ट ब्लेम पाकिस्तान, ये बंदूक से मामला हल नहीं होगा, फौज से मामला हल नहीं होगा। आपने क्या कश्मीरी यूथ का एंगर देखा है, उनका गुस्सा देखा है? अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो लड़का था जिसने ये सुसाइड अटैक किया, एक तो खैर ये पहला इस किस्म का वाक़या और हमने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल हमें कंडेम भी करना चाहिए। देखिए, अफवाज जिसकी मर्जी हो, जब फौजी जवान कहीं भी मरते हैं तो वो उसमें जाहिर बात है दुख की बात होती है। तो लेकिन बात यह है कि वो लड़का लोकल था, गाड़ी लोकल थी, एक्सप्लोसिव्स कहाँ से आए, इतने ज़्यादा पाकिस्तान से तो गालिबन नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते। तो ये जो एक नी जर्क रिएक्शन फ़ौरन उधर आया और पाकिस्तान के ऊपर, उसकी वजह ये बनी कि जैश ए मोहम्मद जो है तंजीम, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। वो लड़का भी जैश ए मोहम्मद का था। जैश ए मोहम्मद के जो लीडर है वो मसूद अजहर साहब पाकिस्तान में होते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक नीजक रिएक्शन भारतीय मीडिया से भी आया, भारतीय हुकूमत से भी आया। लेकिन बात यह है, हमारी हुकूमत, और आज फवाद चौधरी साहब ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी ये बात की, उन्होंने कहा कि बात यह है, हमारी हुकूमत ने ये कहा था कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम दो बढ़ाएंगे। हमने नॉर्मलाइजेशन इंडिया के साथ करने के लिए बहुत, हमने करतारपुर कॉरिडोर भी खोला, हमने एक लेटर भी लिखा कि बातचीत करें। नहीं, मैं इसमें सॉरी दो तीन सिर्फ पॉइंट्स देना चाह रही हूँ। वो ये कि उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, जैश ए मोहम्मद वैसे बैंड तंजीम है पाकिस्तान के अंदर और मसूद अजहर की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है और जैश के नाम से कोई ऐसी काफ़ी तंजीमें दूसरी हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हुकूमत भारत के साथ हर चीज़ के ऊपर ताउन करने को तैयार है, वो इन्वेस्टिगेशन करें, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, उन्हें लगता है पाकिस्तान से कोई इसका लिंक बनता है। और एक चीज़ उन्होंने और कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए, इंडिया के अंदर इस वक्त इलेक्शन का माहौल है। पाकिस्तान जो है बार बार नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ रोग ग्रुप्स, कुछ रोग एलिमेंट्स ऐसे दोनों साइडों पे होते हैं जो नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छी चीज हो। करेंगे इस टॉपिक पे आगे चलकर। महमल, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रिस्पांस इस पे थोड़ा सा मेयर्ड होना चाहिए। लेकिन ये जरूर बात है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को, ये पाकिस्तान को खुल के कहना चाहिए कि हम उनको सपोर्ट नहीं करते और हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं करते। ठीक, वजाहत की जरूरत है आपके ख्याल में। न्याय साहब, यही बात जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का रद्द अमल आया है, वो बहुत बेसिक सा रद्द अमल है जो होती है जिस तरह से बात, कितनी ज्यादा वजाहत की जरूरत है? हमसे ज्यादा तो एक कदम आगे बढ़कर मकबूजा कश्मीर के जो वजीर आजम है उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी, किस तरह उन्होंने भारतीय मीडिया से बात की। इप्सा जो मेयर्ड रद्द-ए-अमल आया, इस पे भी बड़ा गौर खौज हुआ होगा। ये नहीं कि उन्होंने ऑफ द कफ या बिल्कुल एक वैसे बयान दे दिया होगा, उन्होंने पूरा उसको गौर खौज किया होगा और उसको लेटर स्पिरिट इसको मेयर्ड किया होगा और उसके बाद ये बयान दिया होगा। और उनको पता है कितना देना, और मेरा ख्याल है कि दफ्तर खारजा से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि उन्होंने कितना देना है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर किसी किस्म का भी वायलेंस जो है वो ना हमारे हक में जाता है, ना कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो कि भारत के ऊपर इट्स रियली टेकिंग अ टोल ऑन भारत बिल्कुल उसके अंदर जो इंडिया जो है वो उसके इस वक्त उसको उसे असाब शल कर रखे हैं। तो ये क्या हमारे तो हक में नहीं जाता कि वहाँ पे ये हो किसी किस्म का वायलेंस हो। तीसरी बात जो है कि नाम लेना बड़ा आसान है। अजमल कसाब को नेपाल से गिरफ्तार किया और बम्बे अटैक के अंदर इंडाइट करके फांसी दे के ना हमें उसको इंट्रोगेट करने दिया, ना हमें एक्सेस दी और कहा कि जो हम कह रहे हैं वो मान लें। भाई, आपकी हर बात नहीं मानी जा सकती। आप जो नैरेटिव देंगे, आप जैश ए मोहम्मद छोड़े कोई और तंजीम कह दे पाकिस्तान की, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। वो जो ये तो भारत के अपने गवर्नर जो है मालिक कश्मीर का, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे कि ये सवाल हमें नहीं पता कि इतने सिक्योरिटी 10 चेक्स के दरमियान से वो एक 18 साल का लड़का आदिल वो कैसे वो ट्रक ड्राइव करके और 34 kg RDX लेके वो वहां तक पहुंच गया। तो उन क्वेश्चन तो आंसर उन्होंने खुद देने हैं कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे पहुंच गया। और ये एक ऐसी मूवमेंट चल रही है कि इंतफादा 1 जो 90s में चली थी कश्मीर में, वो भी इसी वजह से डाउन हो गई थी कि उसके अंदर वायलेंस आ गया था। उसमें तो शायद हो सकता है उस वक्त के मुजाहिदीन और पाकिस्तान ने भी दामे दुमे सुखने कदम लिए हो, लेकिन मुझे कश्मीर के बड़े लीडर्स ने खुद बताया कि पाकिस्तान थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हुआ, एक दफा वायलेंस हुआ, हमारी मूवमेंट जो है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अब हम पे इंडिया काबू नहीं रख सकता वहां पे।
हम इंडिया को उन्होंने घुटनों के बल टिकवाया हुआ है, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कश्मीर को साथ ले जाने की। और इस मौके पे इंडिया जो कह रहा है, मैं ये नहीं कह मुझे मालूम है, लेकिन मेरी कट फीलिंग है कि इंडिया झूठ बोल रहा है और इंडिया के अंदर अपने अंदर तो कोई प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, चाहे उसके अंदर फिर पाकिस्तान जाहिर अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, ये हो ही नहीं सकता कि जैश मोहम्मद को कोई बंदा पाकिस्तान से ऑपरेट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि उनके ऊपर कितने चेक्स एंड बैलेंसेस है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर चेक्स है। बेबुनियाद है। ठीक न्याय साहब, और उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जो यूथ के अंदर गमो गुस्सा पाया जाता है वो अपनी पीक पर है। इंडिया भाने मांग रहा है। सॉरी एक बात, इंडिया भाने मांग रहा है लड़ने के। सॉरी, उसको पता है कि पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। एक ही बात, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के ये जो नई किस्म का एक नया शिफ्ट आया है, इसके अंदर इंडिया को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर कैसे पाकिस्तान को और भारत में इलेक्शंस होने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। इरशाद साहब की तरफ अभी जाएंगे। ठीक न्याय साहब, इरशाद साहब, साबिका हुकूमत के दौर में जब कभी भारत इल्ज़ाम तराशी करता था और इस किस्म का रद्द-ए-अमल आता था जितना काबिल मुज़म्मत है, दफ्तर खारजा ने ये बात कह दी, तो ये भी कहा जाता था कि इतना हल्का रिएक्शन इसलिए है कि नवाज शरीफ के ऊपर मोदी का यार इल्ज़ाम लगाया जाता था। अब इमरान खान साहब का दौर है, तो इस तरह का ही रद्द-ए-अमल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इल्ज़ाम का? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत में कबूतर पकड़ा जाए तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, गुब्बारे हाथ आ जाएं तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। दो स्टूडेंट अगर इधर से कोई अपनी वीडियो वो सोशल मीडिया पर डाल दें और वो कसूरवार पाकिस्तान, कहीं कोई सिख बात कर दे कसूरवार पाकिस्तान, और कहीं भी कोई गड़बड़ हो जाए तो सब किया धरा पाकिस्तान का। दूसरी बात, हमारा रवैया हमेशा से माजरत खाना है। कैसे माजरत खाना है कि आपने 21 अगस्त 1998 में मकबूल भट्ट की किताब शऊर फरदा पर नवाज हुकूमत ने पाबंदी लगा दी भारत के दबाव पर। अगले आ जाएं, आगे आ जाएं, आपका उड़ी का मुकदमा नवाज हुकूमत ने गुजरांवाला में FIR दर्ज कर दी। आगे आ जाएं और नवाज शरीफ साहब का बयान देख लें कि जो उन्होंने फरमाया था कि क्या ये मुंबई में या भारत में दहशतगर्द भेजते रहना चाहिए, क्या ये जो सवाल उठाया था उन्होंने जब वो बगावती और मजामती होते थे। इसके अलावा यानी हाल ये है कि पाकिस्तान अपना सच भी नहीं बेच पा रहा और भारत का झूठ बिक रहा है। और फिर अभी जो आपने फारूक अब्दुल्ला लेकिन इरशाद साहब, इमरान खान साहब का दौर है जिनको बहुत सपोर्ट भी हासिल है इदारों की तरफ से भी, तो इमरान खान साहब आपके ख्याल में को खातिर खा जवाब दे सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो भारत हमेशा से शोर डाला करता था कि देखें जी हम बात किससे करें, इस्लामाबाद से करें या पिंडी से करें। ताकत पिंडी वालों के पास है, हुकूमत इस्लामाबाद वालों के पास है, अब क्या करें। अब तो दोनों एक पेज पे हैं। अब जब करतारपुर उन्होंने कर दिया, जब ये कर दिया, जब उसके बाद भी अब ये रोला पड़ा हुआ है कि ये क्या हो गया जी, ये तो एक हो गए। वो हमेशा से ऐसा ही करेंगे। अभी जो फारूक अब्दुल्ला साहब की जैसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि लोकल कम्युनिटी शामिल हो गई है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्वॉल्व करें, उनसे बात करें, और फिर हर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जितनी कोशिश भी कर ले, जितनी मदद भी कर ले, ये कश्मीरी आज़ादी का जो झंडा है या कश्मीरी आज़ादी की जो लड़ाई, ये 5वीं नस्ल तक ना पहुंचती अगर कश्मीरी इसमें शामिल ना होते। जब हर घर में शहीद होगा, हर दूसरे घर में अब छापे मारेंगे, जब माओ बहनों की इज्जतें लूटेंगे, 7 लाख फौज से अब मार्शल लगा के बैठे होंगे, और तो फिर आप यही होगा। बाकी नरेंद्र मोदी बीजेपी की सियासत मुस्लिम दुश्मनी पर है, ये आपको पता है। हिंदुस्तानी इलेक्शन सर पर है, ये आपको पता है। मोदी 3 रियासतों में इलेक्शन हार चुकी है, ये आपको पता है। आम भारतीय से जो मोदी सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे, वो आपको पता है। पूरा हिंदुस्तान एक हबस सर घुटन में जकड़ा हुआ, ये आपको पता है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में वहाँ गद्दारी के फतवे लग रहे हैं, वो पता है। लिहाजा मोदी सरकार को ये सूट करता है कि कोई भी गाड़ो, चिड़िया मार जाए, कबूतर मार जाए, चील मार जाए, पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दे, और वो यही करेंगे। ठीक। अब सा ये बड़ी एक ज्यादती है, अब सा एक बड़ी ज्यादती है कि हम ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भारत की हुकूमत है और फलां की। एक हमें क्लियर होनी चाहिए, मेरा किसी के खिलाफ कोई प्रेजुडिस नहीं है कि जो कोई चोरी के मुकदमे का गुजरांवाला के अंदर FIR हुई है या कोई और जो किताबों पे बैन लगी हुई है, इसके ऊपर एक कॉन्सेंसस होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर और शासी हुकूमत के अंदर। इसलिए ये कह देना जी कि कोई, और ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि असेंबली के अंदर वो करारदाद आती है और वो किसी के कहने पे आती है और आप कहते हैं ये तो सियासतदान कर रहे हैं। इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप करवा लें, कोई सियासतदान अपनी बात माने तो आप कहें जी कि अब विकेट के दोनों तरफ खेलने की इजाजत नहीं होती। आप कहें कि आप फलां बंदे को मिले और फिर कहेंगे वो देखो फलां को मिल रहा है।
ऐसे नहीं होता, अंदर से सारे एक होते हैं। और इंडिया के बारे में जल्दी से पाकिस्तान ऐड की करने सारी भट्टी हुकूमतें वही करती रही हैं जो करवाना चाहती थी, इसलिए ओवरस्टे चाहिए। जी इरशाद साहब। अच्छा, पहली बात तो ये अब्सा कि जो चीजें मैंने बताई हैं इसमें कोई एक चीज गलत हो तो बात होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कंसेंसस होता है। मैंने तो कहा सिक्योरिटी फोर्सेस और सियासी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, प्लीज मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मुझे बात कंप्लीट करें। आप मोदी की तर्जमानी कर रहे हैं, मैं आपकी भी नहीं कर रहा हूं, दरमियान में जंप मार आप मोदी की तर्जमानी कर रहे हैं, मैं किसी को आपकी तर्जमानी नहीं कर रहा। आपकी बात हमने सुन ली है भट्टी आप साहब। इस तरह की बात मुंह से कभी न निकालें। ये जो सारे सियासी गिमिक्स है ना लोगों को हटाने के लिए। ऊफा डिक्लेरेशन से नवाज शरीफ ने कश्मीर का निकाला, क्यों निकाला? सारा डिसाइडेड होता है, सारा डिसाइडेड होता है। बात हुर्रियत पसंद था, सारा डिसाइडेड होता है। क्यों किया उन्होंने? सारा मुनाफे पर नहीं चलेगी, क्यों मोदी को घर बुला के फ्लाइट कटवाए? सारा डिसाइड हो, मुनाफे ये सब अलग अलग सिचुएशंस में हुई भी चीजें हैं जो डिबेटेबल है, इसके ऊपर यहाँ भी बात नहीं हो सकती। बाबर साहब की तरफ जा रहे हैं आगे। बाबर साहब ये मोदी कुलभूषण का जो करते हैं, ये कैसे बात करते हैं, बात ही नहीं। ठीक बस ठीक है, यहीं खत्म करें इस बात को। बीटी की गोली खिलाई ने एक मर्तबा। बाबर साहब, जो कुलभूषण का आलमी अदालत में ट्रायल चल रहा है वो भारत ने अपना मौकिफ अब दे दिया है, पाकिस्तान की तरफ से भी मौकिफ जाना बाकी है। ऐसे वक्त में भारत की तरफ से इस मामले पर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना क्या दुनिया की नजर हटाना चाहता है असल इशू से भारत, ये भी कहा जा सकता है? देखिए, जाहिर है 2-3 इश्यूज हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि इलेक्शन का टाइम है और देखने वाली बात ये है कि मोदी हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उसके ऊपर, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो उन्हें करना पड़ेगा। और क्या करते हैं और उसमें कोई एस्केलेट इशू ना हो जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का जो पर्दा स्क्रीन के ऊपर कम अज़ कम रिस्पॉन्स था बिल्कुल मुनासिब था। कोई जारहाना रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए था। हम सुसाइड बॉम्बिंग को कंडेम करते हैं, अगर इंडिया में हुई है, कश्मीर में हुई है, हमें उसे कंडेम करना चाहिए और इस स्टेटमेंट में कंडेम किया। और दूसरी बात आपने क्लैरिफाई की कि जी हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएं, अगर कोई इंटेलिजेंस है, कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करें, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ये भी करना चाहिए था। ये तो एक बायलैटरल सी बात है, बाकी जो कुछ करना है अभी इंडिया ने करना है, पाकिस्तान का तो फिर रिस्पॉन्ड करने वाली बात होगी। लेकिन ये एक्चुअल मुकदमा इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन का है और इस रिलेशनशिप को निगोशिएट करवाने में इंटरलोक्यूटर्स शामिल होते हैं, बाकी दुनिया के ममालिक शामिल होते हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस जो है वो उनके साथ शेयर की जाती है, हमारी एजेंसीज भी, हमारी हुकूमत भी शेयर करती है, इंडियन हुकूमत भी शेयर करती है। सो क्रिटिकल बात इसमें ये होगी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो कि किसी भी तरह इस्टेब्लिश करे कि कोई लिंक्स पाकिस्तान में मौजूद है। एक तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे हुई इससे पहले कि जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है और मसूद अजहर चूंकि पाकिस्तान में है। सो एक हमारा मौकफ ये है कि जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तान का चैप्टर है, उसने इसमें असिस्ट नहीं किया, लेकिन जैश ए मोहम्मद का एक कश्मीर का इंडिजिनस चैप्टर भी है और अगर उन्होंने किया है तो पाकिस्तान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन अगर इसके ताने माने जाके पाकिस्तान से मिले किसी भी तरह से तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारी स्टेट किसी तरह से कंप्लिसिट थी, हमें डिबेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और वो वहां पे फिर हमारी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है। तो अभी तो अल्लाह करे कि कोई किसी तरह की, क्योंकि ये खाली हमारे कहने की और उनके डिनाई करने की या उनके कहने की हमारे डिनाई करने की बात नहीं है, ये इंटेलिजेंस किसी लेवल के ऊपर इंटरनेशनल आप जो बाकी एक्टर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। एक बड़ी स्टिफ सी स्टेटमेंट अभी स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिका के अंदर की है। अब ये सर्कमस्टेंस ऐसा है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका के साथ, तालिबान के साथ नेगोशिएशन चल रही है, एक बड़ा क्रिटिकल इशू है इस रीजन का जो सेटल होने को जा रहा है। सो उसमें अगर हम इस बायलैटरल डिस्प्यूट में इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त फंसते हैं तो ये हमारे इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। सो हमें बिल्कुल काम अपनी नर्व्स रख के यही पोजीशन लेनी चाहिए कि हम किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन है तो हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, और जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं जिनके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हमें पर्दा स्क्रीन के पीछे मैक्सिमम उनके साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी तरह की इश्तियाल अंगेजी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए इंडिया के साथ। इंडिया चाहेगा कि हम इन्वॉल्व हो, हमें बिल्कुल मुनासिब है पाकिस्तान का रद्द अमल और कोऑपरेटिव ही रहना चाहिए। मजर अब्बास साहब, भारत में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उससे पहले इस तरह की बात होना, फिर इस तरह का इल्जाम सामने आना, ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है?
देखिए, मुझे किसी भी तरीके से इसमें कहीं से भी मुझे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या हो सकता है इसमें? यानी अगर कोई आदमी कोई कार्रवाई करता है, कोई मुल्क कोई कार्रवाई करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा तो देखता है। तो मुझे इसमें कहीं भी पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं नज़र आता इसमें। तो इस तरीके से इंडिया का इल्ज़ाम लगाना नहीं समझ में आ रहा। मुझे बहुत ज़्यादा 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नज़र आते हैं कि इसमें ये कॉमन फैक्टर हो सकता है। और जिस तरह बाबर साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने उसे कंडेम भी किया और पाकिस्तान कोऑपरेट करने को भी तैयार है, जिस तरह जो पठानकोट में पाकिस्तान ने ताउन किया था। मुझे एक फैक्टर ये लगता है, जिस तरह कुलभूषण की बात हुई कि कुलभूषण की अब हियरिंग शुरू होने वाली है और दुनिया की इस वक्त तवज्जो इंडिया जो है वो इस वाक़े को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ताकि जो कुलभूषण के वाक़े में जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हों उसको वो जगह नहीं मिले। मुझे इसमें शुबा है कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि कश्मीरियों का ये स्टाइल नहीं है, ये कश्मीरी स्टाइल नहीं है। कश्मीरी हो सकता है कोई इंडिविजुअल ज़रूर हों, लेकिन इसमें कोई एंटाई पाकिस्तान ग्रुप ज़रूर इन्वॉल्व है। और आप याद रखें कि पाकिस्तान ने 48 घंटे पहले जो है कंट्री वाइड एक अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने 3 ग्रुप्स की तरफ निशानदेही की है कि वो पाकिस्तान में कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कराची में, इस्लामाबाद में और दूसरी जगहों पे। तो यहाँ भी पिछले 48 घंटे से हाई अलर्ट है। दूसरा, जो पिछले 1-1.5 साल में, ख़ास तौर पे 2 साल के अंदर मकबूजा कश्मीर की जो मूवमेंट है उसको दुनिया अब एक इंडिजिनस मूवमेंट की रिकग्निशन की तरफ जा रही है। उन्हें कहीं से ये शवाहिद नहीं मिल रहे कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। वहाँ जिस तरह हज़ारों लोगों को निशाना बनाया गया, अंधे कर दिए गए, उनकी आंखों में गोलियां मारी गईं। पिछले साल जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई है उससे इंडिया को बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। वहाँ एमनेस्टी को जाने नहीं दिया जाता, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स को। तो इन सारी चीज़ों से उन्हें कहीं इस वक्त वो शवाहिद नहीं मिल रहे, माजी को छोड़ दें, इस वक्त वो शवाहिद नहीं मिल रहे कि जिसमें उन्हें कहीं ये नज़र आ रहा हो कि ख़ासतौर पर बुरहानुद्दीन वहानी की शहादत के बाद कि इसमें कहीं भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो ख़ास फैक्टर है, और हमें पता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में स्प्लिंटर ग्रुप्स भी जो है वो हमारे वजूद में आए हैं। अफगानिस्तान में बहुत सी फैक्टर्स की आपने निशानदेही की है साहब। ठीक ठीक। तो मुझे मामले पर हमारे तमाम जी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस बात पे स्ट्रेस करना चाहिए कि दुनिया को बताना चाहिए कि हम हर तरह की तहकीकात में ताउन को तैयार हैं। बिल्कुल सही, दुनिया के सामने बताने की जरूरत होगी और वाज़ेह करने की जरूरत होगी पाकिस्तान को। हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जानी। आमदन से ज़ायद असासा जात केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में एहतसाब अदालत ने 10 रोज़ की तौसीह कर दी है। नैब की जानिब से इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में बताया गया है कि अलीम खान ने मजमूई तौर पर 35 कंपनियां बना रखी है। अलीम खान 35 कंपनियों में 1 अरब से ज़ायद और 600 मिलियन से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके। इस हवाले से अलीम खान का कहना है कि नैब सिर्फ मीडिया पर चलाने के लिए रिमांड ले रहा है। तफसीलात सारी नैब के पास मौजूद है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे अपने तजियाकारों से। और सवाल इस तरह से है, 10 से ज्यादा असासे पीटीआई रहनुमा अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह। नैब सिर्फ मीडिया पर चलाने के लिए रिमांड ले रहा है। तफसीलात सारी नैब के पास है। अलीम खान नैब जैसे इदारे को अलीम खान के खिलाफ मीडिया ट्रायल की जरूरत क्यों पेश आएगी? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब आपकी तरफ जाएंगे। नियाजी साहब, यही इल्जाम तो नून लीग की तरफ से लगाया जाता था कि मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। अब अलीम खान के साथ क्यों मीडिया ट्रायल करने की जरूरत पेश आ रही है नैब को? अलीम खान बिल्कुल सच बोल रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। अलीम खान बेचारा कोलैटरल डैमेज में मारा गया है, क्योंकि जो नैब ने एक क्रूसेड शुरू किया हुआ है पिछले 18 साल से पार्टियां बनाने और तोड़ने का, तो उसके अंदर बहुत दफ़ा इस तरह के कोलैटरल डैमेज में लोग आए हैं। हो सकता है कि थोड़ा इसमें और एक्सटेंशन हो जाए और कल कला कोई और भी 2-4 बड़े लोग जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान के राइट साइड पे खड़े हैं वो भी बेचारे घेर लिए जाए। तो ये ज्यादती है कि आप कोलैटरल डैमेज के ऊपर ऐसे लोगों का मतलब है कि ये बेकसूरा मारा गया है। जो बड़ी लड़ाई हो रही है फिर उसमें हो सकता है कि तहरीक इंसाफ का भी इंटरेस्ट, मुफादात यही हो कि अलीम खान जो है चोर क्या सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो उस डैमेज कैसा है। तो मेरी हमदर्दी अलीम खान के बिल्कुल साथ है इस केस के अंदर। हालांकि मैं उनसे शदीद इख्तलाफ रखता हूँ और उनका इवन तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी जो पोजीशन है उस पर मुझे एतराज़ात हैं,
लेकिन नैब की चूंकि कोई साख सही नहीं कह रहे हैं, रही, आपके ख्याल तो में वो। जो बंदा भी नैब के खिलाफ उठ खड़ा होगा उसकी बड़ी साख होगी और वो सच बोलेगा। ठीक। बाबर साहब, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो डीजी नैब आके मीडिया से गुफ्तगू करते रहे और वाज़े बयानात नैब की तरफ से दिए जाते रहे। भी ऐसा मामला तो हमने अलीम खान साहब की बारी नहीं देखा, तो वो क्यों इस तरह कह रहे हैं? देखिए, नैब की अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ पे है इस वक्त। एक नैब के पास दो तरीके हैं, एक वो मीडिया ट्रायल करते हैं और करवाते हैं, उसके लिए वो मुख्तलिफ काम करते हैं, जिस तरह हमने शहबाज शरीफ के वाक़े के बाद देखा, डीजी नैब आए और अपने आप को एम्बेरस किया और नैब को एम्बेरस किया और मज़ीद क्रेडिबिलिटी बर्बाद की एक इदारे की। और दूसरा, वो लोगों को बंद रख के ड्यूरिंग ट्रायल उन्हें बंद रख के, तो वही सज़ा है, हमारे नैब के कानून में यही सज़ा है कि आप जितनी देर किसी को बंद कर सकें। एक ऐसा कानून है जिसमें अथॉरिटी को अब्यूज़ करने की बहुत गुंजाइश है और वो अब्यूज़ होती है, हम उसे देखते हैं, लोग सालों साल बंद रहते हैं, उसके बाद कन्विक्शन नहीं होती किसी की। और यही चीज़ हमने शहबाज शरीफ के ट्रायल में देखी, हमने उन्हें नैब ज़दा बोला, हमने कहा ये करप्शन है, ये है, वो है, और जब अदालत के सामने जो एक न्यूट्रल किसी आप इंस्टीट्यूशन के सामने जाके आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि ये क्या वजह थी कि हमने गिरफ्तारी की, और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि आप मुल्क के अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर रहे हैं और आपने हर तरह की बयानबाजी उसके बाद की। तो इल्ज़ाम क्या आ रहा था? इल्ज़ाम ये आ रहा था कि ये विच हंट है, आप जो अपोजिशन पार्टी है उसे पकड़ के खराब कर रहे हैं और उनके लीडर्स को खराब कर रहे हैं। और उसका काउंटर क्या हो सकता था? उसका काउंटर एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज हो सकती थी। आप कहते हैं जी देखें, दोनों पार्टी के लीडर्स को बंद कर रहे हैं पकड़ के, और लोग ये इल्जाम लगा रहे थे उस वक्त कि भाई आप PMLN के लीडर्स को तो बंद कर रहे हैं, लेकिन PTI के जितने लोग हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं या इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उनमें से किसी को बंद करने की क्यों जरूरत नहीं पेश आई? तो जब ये पीक के ऊपर पहुंची ये कॉन्वर्सेशन, तो उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट किया, उन्होंने पकड़ के इन्हें बंद कर दिया। ठीक। लेकिन इससे, और अब वही कॉन्वर्सेशन जो PMLN वाले करते थे वो अलीम खान भी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पकड़े गए हैं ना। उन्होंने तो जाहिर है अपनी सफाई में बात करनी है कि भाई मुझे पकड़ के जेल में रखने की आपको क्या जरूरत पेश आ रही है। तो ये नैब का इदारा, ये बड़ा सवाल ये है कि नैब अपनी क्रेडिबिलिटी को अफ्लोट रखने के लिए ये सारे काम कर रहा है, लेकिन ये सारे ही ड्रामाबाजी है, और ये जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स अदालतों में चलती है मजीद हमें समझ आती है। वक्त थोड़ा कम है, मुख्तसर रखेंगे इसको। शाह साहब, क्या जरूरत पेश आई PTI के सीनियर लीडर की मीडिया ट्रायल करने की नैब को? देखिए, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि ये लक्की रानी सर्कस, ये आलम लोहार के थिएटर्स, ये आशिक जट के थिएटर्स बंद करें प्लीज़, कानून साजी करें, नैब को ताला लगाएं। सबसे आसान तरीका ये है। शहबाज शरीफ साहब 4 बार 9 दिन जेर हिरासत रहते हैं और इनमें से 2 माह 5 दिन वो इस्लामाबाद में लेट के फिजियोथेरापियाँ कराते हैं, और कसूरवार नैब है। नवाज शरीफ, मरियम, कैप्टन सफदर को नैब बुला बुला के थक जाता है इवन फील्ड में, और लाहौर जाके टीम बैठी रहती है, वो आते नहीं है बयान देने में, कसूरवार नैब है। साद रफीक असम्बली में फरमाते हैं DG नैब सरकारी सांड है, और कभी हमने उस पर बात नहीं की, कसूरवार नैब है। लाहौर हाई कोर्ट में मजे की बात सुने, लाहौर हाई कोर्ट में आशियाना केस में हुक्म देने वाले शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाती है, अमल दरामद करने वाले आहद चीमा और 6 हैं, वो उनकी जमानतें मुस्तरद हो जाती हैं। ये कसूरवार नैब है। लाहौर हाई कोर्ट एक फैसले में कहते हैं हमजा को गिरफ्तार नहीं करना, और अगर करना है तो 10 दिन का नोटिस देना है, 10 दिन का नोटिस। और दूसरे फैसले में कहते हैं कि प्राइमरी बेनिफिशियरी तो हमजा शहबाज था, पकड़ा अपने शहबाज शरीफ को लिया, कसूरवार नैब है। बस देखिए, सिंपल सी बात है, जब यहाँ हर बिलावल मासूम होगा, हर मुराद अली शाह की इज्जत नफ्स मजरू होगी, हर हमजा को पकड़ने से पहले 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और जब हर जरदारी और हर शहबाज शरीफ की जमानतें होंगी तो प्लीज ये दुकान बंद कर लें। अलीम खान भी सच्चा, शहबाज शरीफ भी सच्चा, हमजा भी सच्चा, मरियम भी सच्चा। जो कुछ हुआ है भूल जाएं, जो लुट गया है भूल जाएं, जो चला गया है भूल जाएं, जो करप्शन होगी भूल जाएं, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है भूल जाएं। प्लीज नैब बहुत बुरा है, इसको बंद कर दें। मजहर साहब, देखिए, नैब को बंद नहीं करें, नैब को खोलें। नैब तो खुला ही नहीं है अभी। उसकी वजह यह है कि इस इदारे को माजी में भी इसी तरह इस्तेमाल करती रही, मुशर्रफ साहब के पीरियड में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, मियाँ साहब के दौर में भी, ऑल ऑफ अ सडन इससे पहले कमर जमान चौधरी साहब थे, उनका दौर भी था, और अब जावेद इकबाल साहब एक नई उसके साथ आए हैं, ये दौर भी हम देख रहे हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो असल मुजरिम होते हैं, जो असल मुल्ज़िमान होते हैं, जब आप किसी चीज़ को सियासत ज़दा कर दें तो जो असल मुल्ज़िमान होते हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को पहुंचता है।
जब आप किसी बैलेंसिंग एक्ट की तरफ जाते हैं, जब आप सिंध में उठा लें, सिंध में जो लोग पकड़े हैं 4-4 साल से पकड़े हुए थे, क्या हुआ? नैब ने ही तो पकड़े हुए थे। जब इस तरह की बात की जाती है तो आप एक अगर उसका जेन्युइन केस भी होता है तो आप इतना खराब प्रोसिक्यूशन करते हैं। और प्रोसिक्यूशन, हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी प्रोसिक्यूशन खराब है। प्रोसिक्यूशन खराब होती नहीं है, प्रोसिक्यूशन खराब करवाई जाती है। केस खराब करवाया जाता है ताकि इक्विटल हो जाए। किसी का केस खराब किया जाता है ताकि उसे सजा हो जाए। तो हमारे यहाँ सियासत ज़्यादा रहे हैं, ये तो नैब को सही मानों में नैब बनाने की जरूरत है। नैब को सही मानों में नैब बनाने की जरूरत है। वक्त की थोड़ी कमी है, मैमल की तरफ जाएंगे। मैमल, बैलेंसिंग एक्ट वाली ही बात है आपके ख्याल में? देखिए, अब सब मैं बिल्कुल वक्त की कमी में बिल्कुल छोटी सी 3 बातें कहूँगी। पहली चीज़ ये है कि बैलेंसिंग एक्ट अलीम खान साहब भी कह रहे हैं, यही पीटीआई के लोग खुद भी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नैब की रेपुटेशन क्योंकि इतनी ख़राब हो गई थी, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी, अब वो दिखाने के लिए कि हम सिर्फ नून या पीपल्स पार्टी के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम पीटीआई और बाकी चौधरी बरादरान और इन सब के पीछे भी जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि नून के शायद कोई बड़े सियासी लीडर को दोबारा पकड़ने की कोशिश की जाए, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब के बारे में बात हो रही है कि शायद नैब ने उन्हें भी पकड़ना, तो उससे पहले इन्होंने काउंटर एक्ट बैलेंसिंग एक्ट किया हो। तीसरी चीज जो बाकियों ने भी बात ये की है कि एक्चुअली नैब के कानून में चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ये किस किस्म का कानून है कि आप जब चाहें, जब मेरे दिल की आप पकड़ लिया, आपके पास एविडेंस हो ना हो, तो ये कोई हम स्टोन एज में तो नहीं रह रहे ना, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। तो नैब का कानून बदलने की सख्त जरूरत है और नैब की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। बहुत की साख को बेहतर करने के लिए ये किया जा रहा है आपके ख्याल में। बहुत शुक्रिया आप हमारे तमाम तज्जियाकारों का। इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।